नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में दो अहम मुद्दे जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी पर क्या क्या दावे हैं और क्या राजनीति हो रही है और सच क्या है, आज आपके सामने रखूंगा। वहीं दूसरे मुद्दे में हम बात करेंगे यूपी में छठे चरण के रण के बीच ममता बनर्जी बनारस में अखिलेश के लिए प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन क्या ममता के बनारस आने से अखिलेश को नुकसान होने जा रहा है? ममता बनर्जी का भयंकर विरोध हुआ बनारस में, उसकी तस्वीरें और उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, इस पर भी आज चर्चा होगी डिबेट नंबर 2 में। लेकिन आज पहले बात डिबेट नंबर 1 की। यूक्रेन में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। आज युद्ध का 8वां दिन है और अब रूस की कीव के करीब पहुंच चुकी है। इस बीच भारतीयों की वतन वापसी के लिए मोदी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। हर रोज कई फ्लाइट से भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल फिर रूस के राष्ट्रपति से बात की और भारतीयों की वतन वापसी पर भी चर्चा की गई। वहीं आज दिल्ली में यूक्रेन संकट पर दिल्ली में विदेश मंत्रालय की समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, शशि थरूर और तमाम विपक्ष के नेता मौजूद रहे। जो राहुल गांधी कल तक सरकार पर सवाल उठा रहे थे, हर रोज ट्वीट पर सवाल दाग रहे थे, वो आज खामोश थे। राहुल गांधी की एक तस्वीर भी वायरल हो गई। जब मसले पर चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी अपने मोबाइल में बिजी थे। ये तस्वीरें उस मीटिंग की हैं और उस वक्त की जब राहुल गांधी मोबाइल पर कुछ पढ़ते नजर आ रहे हैं। मीटिंग चल रही है, यूक्रेन को लेकर चर्चा हो रही है और राहुल गांधी मोबाइल में व्यस्त है, उसकी तस्वीर निकल कर आई। राहुल आज मीटिंग से निकलने के बाद मीडिया से बिना बात किए भी चले गए। शायद मीटिंग में क्या हुआ हो वो ढंग से सुना ही ना हो। आज सरकार से बात करके आए थे तो मीडिया को बताना चाहिए था क्या बात हुई, लेकिन कुछ नहीं बताया। हालांकि खबर यह भी है कि राहुल ने मोदी सरकार की तारीफ की है। राहुल या कांग्रेस अकेले नहीं है। कल अखिलेश यादव ने भी वही बात बोली। भारतीयों के वतन वापसी पर मोदी सरकार पर हमला बोला तो ममता बनर्जी मोदी सरकार पर हमले में कहां पीछे हटने वाली। ममता ने तो यह तक कह दिया कि मोदी जी अपने मंत्री भारतीयों की वतन वापसी के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए भेज रहे हैं। वो तो उसका एमपी को भेजता है, उसको एमपी को भेजता है पॉलिटिक्स करने के लिए, उसको मिनिस्टर को भेजता है फ्लाइट में भाषण देने के लिए। हमें नहीं करने चाहते हैं, हम ऐसे ही जाने चाहता है। अगर हमको कहे कि इसको बचाने के लिए आप जाओ युद्धों में जाने के लिए भी हम तैयार है। हमारा देश में जितना महिला है उसको भी तैयार करे तो ऑल महिला इज रेडी टू फाइट द बैटल टू सेव द कंट्री। ये नहीं है, वो लोग पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। जो भारत सरकार दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे थे, बच्चे अभी क्यों फंसे हुए हैं? हजारों की संख्या में बच्चे आज भी फंसे हैं, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना मदद कर रही है। और उनके मंत्री का बयान आना, ये वो लोग हैं अपनी नाकामी को दूसरों के सर पे मारते हैं। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों की है कि जो फंसे बच्चे थे उनको निकालना चाहिए। जिस वक्त दुनिया भर के देश अपने लोगों को निकाल नहीं पा रहे, उस वक्त भारत न सिर्फ अपने देश के नागरिकों को, छात्रों को निकाल रहा है, बल्कि अब जब निकाल कर ला रहा है, बॉर्डर पार करा रहा है, तो वहां छात्र खुद आकर कह रहे हैं कि उन्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ अभिजीत अय्यर मित्रा ने दावा किया कि भारत के कहने पर रूस ने 6 से 8 घंटे के लिए युद्ध रोका। यह युद्ध वहां से भारतीयों को निकालने के लिए रोका गया था। भारत ने वो कर दिया जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं कर पाए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रूस ने युद्ध रोका, जिससे भारतीयों की सफल वतन वापसी हो सकी। नितिन गोखले एक और पत्रकार हैं जो कि डिफेंस कवर करते रहे सालों साल, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि रूस जो है उसने मौका दिया और पूरा समय दिया 6 घंटे युद्ध रोककर कि भारतीय छात्र वहां से निकल जाएं। ये अपने आप में बड़ी बात बताई जा रही है। ये एक देश जो युद्ध लड़ रहा है, जिसको पता है एक मिनट इंपॉर्टेंट है, जितना वक्त आप सामने वाले को देंगे वो उतनी तैयारी करेगा, बावजूद इसके वो 6 घंटे युद्ध रोककर भारतीयों को निकाला जा सके, इसके लिए मदद कर रहा है। इसे बड़ी बात बताया जा रहा है। उधर रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना भारतीयों को बंधक बना रही है। यूक्रेन ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया, कहा कि रूस के हमले की वजह से छात्र बंधक हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अभी तक बंधक बनाने की कोई खबर नहीं है। लेकिन यूक्रेन से लौटे छात्रों का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देता हूं।
चैलेंजेस आए, फिर हमने वहाँ से इवानो से हमने रोमानिया बॉर्डर तक की टैक्सी वगैरह। मैं कोशिश करूं कि यूक्रेन की जो इस वक्त फौज थी उनका किस तरह का रवैया था भारतीयों के साथ। सर उनका रवैया बहुत सर रूडली बिहेव कर रहे थे, स्पेशली सर गर्ल्स के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करी, जूतों से मारा था, बाल पकड़ के घसीट रहे थे उनको। सर उनका रवैया बहुत गंदा था इंडियन स्टूडेंट के आप प्रति। जब बॉर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या उसमें रोका जा रहा है या क्या स्थिति हो रही है? जी सर रोका जा रहा, तो 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट है सर, उन्होंने फोर्सफुली गेट को तोड़ा तो उनके ऊपर फायरिंग करी गई सर, उनको पीटा गया, बंदूकों से पीछे से मार रहे थे सर। ये सच्चाई है, वो सच्चाई जो ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि यूक्रेन तो मानवता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है और वहां छात्रों को रोके रखो ताकि हमले ना हो, रूस हमले ना कर सके। भाई भारत जैसे मजबूत देश के छात्र अगर आपके पास रहेंगे तो आप उनको बचाने के नाम पर रूस कुछ करेगा, रूस अपनी कदम पीछे खींचेगा, ये काम कर सकते हो। ये वो मानवतावादी यूक्रेन सोच रहा है, ये आपकी मानवता है। छात्र कह रहे हैं वहां हमारे साथ बुरा बर्ताव किया गया, क्या ये यूक्रेन की मानवता है? और वो दूसरे से कह रहा है कि आप हमारे नागरिकों के लिए जो है वो ऐसा बर्ताव ना करें। ऐसे में आज के सवाल, यूक्रेन से भारतीयों को मोदी ने निकाला या फंसाया? भारतीयों को बंधक बनाने का पूरा सच क्या है? बॉर्डर पर मोदी ने मंत्री ने राजनीति के लिए भेजे हैं क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरु प्रकाश जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुशांत सरीन फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, आप पर आरोप है आपने छात्रों को निकाला नहीं, आपने वहां उन्हें फंसा दिया, और ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि आपके नेता वहां सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गए हैं। देखिए सुशांत जी, आज सुबह एक मीटिंग हुई है, पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी होती है एक्सटर्नल अफेयर्स की, विदेश मामले की, जिसमें हर दल के लोग होते हैं, हर दल के प्रतिनिधि होते हैं। और उस मीटिंग के बाद एक ट्वीट आया, और अच्छा है कि उस मीटिंग का जिक्र आपने भी किया था। उस मीटिंग के बाद एक ट्वीट आया है सीनियर कांग्रेस के नेता का, जो कि पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है। और उस ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो बैठक हुई है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हुई है, बहुत ही पॉजिटिव हुई है। हर कठिन प्रश्न का जवाब विपक्ष के हर जिज्ञासा को समाप्त किया गया है। विपक्ष ने जितने प्रश्न उठाए, जितने कंसर्न्स उठाए, हर प्रश्न का जवाब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जहां तक जनता से संवाद की बात है, लगातार अरिंदम बागची जी, जो कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देखते हैं MEA में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हें बताया कि पिछले 24 घंटे में 15 फ्लाइटें आ चुकी हैं, उससे पहले 6 फ्लाइटें आ चुकी थी। हमारे पास कुल आंकड़ा था 19,763 भारतीयों का, उनमें से 17,000 लोग यूक्रेन की सीमा को छोड़ चुके हैं, वो सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है। ऑपरेशन गंगा में अभी भी इंडियन एयरफोर्स की सहायता से ग्लोब मास्टर को लिया गया है, और हम सब जानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, विदेश मंत्री सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और आज से नहीं, जनवरी के महीने से जब से एडवाइजरी को इशू किया गया था। लेकिन पता सुशांत जी दुख किस बात का है? जी गुरु प्रकाश जी, एक प्रश्न ये है कि रशिया ये कह रहा है आधिकारिक बयान जारी करके कि भाई वहां यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाया है। यूक्रेन कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय जो है वो ये कह रहा है कि हमारी जानकारी भी नहीं कि किसी को बंधक बनाया गया हो। सच क्या है? देखिए, सच आज केंद्रीय विदेश मंत्री ने कंसल्टेटिव कमेटी के सामने रखा है, और अरिंदम बागची ने पूरे देश के सामने रखा है कि 19,000 भारतीयों में से 17,000 भारतीय जो थे वो यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित वापस निकल चुके हैं। और हमारा अनुभव पूर्व में रहा है कि अफगानिस्तान हो, यमन हो, इराक हो, सीरिया हो, कुवैत हो, हमने हर जगह से, हर कठिन परिस्थितियों से अपने नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी कराई है। और इस बार भी मैं आपके शो पे ये आश्वासन करता हूं, ये दावा देता हूं कि हम यूक्रेन से भी हर भारतीय की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करेंगे। सुशांत सरीन जी, क्या आपके हिसाब से आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा उनका ऑडियो थ्रू हो जाए, लेकिन सुशांत सरीन पहले आपसे कि क्या भारत सरकार जितना करना चाहिए उतना कर रही है? फंसा दिया छात्रों को, ये जो नैरेटिव है, और मंत्रियों को भेजा पब्लिसिटी के लिए कि यूपी चुनाव में फायदा हो जाए, इसमें इस आरोप में आपको दम दिखता है? या 3-4 चीजें हैं। देखिए, जो एक चीज जिसमें मेरे को दम दिखता है और जिसकी आलोचना मेरी नजर में तो बिल्कुल ठीक है, अब जब वो प्लेन लैंड करता है तो आप मंत्रियों को भेज रहे हैं वहां पर कि उनको आप एक गुलाब का फूल देकर बुला रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मंत्रियों को अगर आपने विदेश भेजा है उसकी बिल्कुल जरूरत थी, और वो इसलिए जरूरत थी
क्योंकि जिस लेवल का आपको ऑपरेशन करना है, जितने देशों के साथ आपको चीजें टाई अप करनी है, सिर्फ ये डिपेंड करना कि वहां पर जो आपका दूतावास है, और ये तमाम जो देश हैं इनमें जो आपके दूतावास है बहुत छोटे दूतावास हैं। ये वो अमेरिका या आप समझिए मॉस्को या लंदन या इस तरीके के जो बड़े स्टेशन हैं, ये उस टाइप के स्टेशन नहीं है। यहाँ पर 5, 7, 10 लोगों का मिशन होता है। वहां पर अगर आप एक मंत्री को भेज देते हैं तो उससे एक वेट जाता है जो आप पेशकश कर रहे हैं उन सरकारों के साथ कि बिना वीजा के आप हमारे स्टूडेंट्स को आने दीजिए। जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल से आप एक पॉलिटिकल लेवल पर ले जाते हैं, और अगर कोई डिसीजन ऐसा लेना होता है जो शायद जो वहां पर राजदूत हैं उनके दायरा क्षेत्र में नहीं है, तो एक केंद्रीय मंत्री जाकर वो सारे डिसीजंस ले सकता है। तो वो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज की सरकार ने, और उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरी चीज ये कि फंसा दिया। देखिए, या तो यहाँ पर एक कोई ऐसा कानून होना कि जैसे ही एक एडवाइजरी हो तो भारत सरकार के पास ये अधिकार हो कि हर आदमी को पेटी लगा के आप एक बस में भर करके बाहर निकालिए पहले दिन। आप तो इतना ही कर सकते हैं ना कि उनको नसीहत दे सकते हैं कि भैया 15 फरवरी को और सुशांत भाई, अब तो वीडियोस भी आ गए हैं जिसमें जब एडवाइजरी जारी हुई तो छात्र मजाक उड़ाते दिख रहे हैं कि अरे पुतिन चाचा ने कुछ नहीं किया। नहीं, अरे भाई मैं छात्रों को नहीं कह रहा, उनकी समझ का हिस्सा अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एडवाइजरी थी और कॉलेज प्रशासन ने क्या किया, छात्रों को क्या लगा, उसकी भी तस्वीरें हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके हिसाब से मोदी ने बचाया, फंसाया? सुशांत एक चीज अच्छा, बोल लीजिए सर, बोल लीजिए आचार्य जी से पहले। हाँ, बोल लीजिए। देखिए, दो छोटे छोटे पॉइंट और मैं बोलना चाह रहा था। देखिए, ये कहना कि उनको फंसा दिया बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात है। इनफैक्ट आपने सिर्फ एडवाइजरीज ही नहीं इशू की, और मैं तो अक्सर आपके प्रोग्राम में भी और प्रोग्राम में भी ये कह रहा था, और मैं व्यंग के साथ कह रहा था कि या तो आप ये चाहते हैं कि आप उनसे आग्रह करें कि भाई आप युद्ध विराम कर ले ताकि हमारे बच्चे बाहर निकल जाए, और मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये संभव होगा, क्योंकि कोई भी देश अपनी जो एक मोमेंटम होता है युद्ध का उसको रोक करके आपके लिए एक विंडो नहीं क्रिएट करता कि आप अपने लोगों को निकाल लीजिए। ये भी हो गया। ये तो मेरी नजर में तो ये काफी असंभव सी चीज थी। तो मैं तो मानता हूं कि जितना बन पड़ा है वो सब किया है, और यहां तक ही नहीं कि आप यूक्रेन की पश्चिम से निकाले, आपने रूस के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है उससे आपके साथ ये भी विंडो है कि आप बहुत सारे बच्चों को रूस की सरहद से बाहर निकाल। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके हिसाब से बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस कवर करने वाले पत्रकार तक ये कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है या समझ से बिल्कुल अलग है कि एक युद्ध करता देश 6 घंटे के लिए युद्ध रोक दे क्योंकि भारत के छात्रों को वहां से निकालना है। ये भी हो गया। क्या बावजूद इसके कांग्रेस को आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बचाया या फंसा दिया वहां पर? देखिए सुशांत जी, जब देश का कोई संकट होता है, देश के सामने कोई समस्या होती है, तो राजनीति से ज्यादा जरूरी होता है कि हर एक देश के नागरिक को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि ये यूक्रेन का जो संकट है और वहां पर हमारे जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं या हमारे जो लोग फंसे हुए हैं, उनको भारत में सुरक्षित लाने का जो दायित्व था या जो उसकी जिम्मेदारी थी वो हमारी सरकार के साथ साथ और बाकी लोगों की भी थी। लेकिन जिस तरह से आपका सवाल है कि क्या मोदी ने उन छात्रों को फंसाया, बचाया, मैं नहीं मानता कि कोई देश का प्राइम मिनिस्टर अपने देश के किन्हीं लोगों को या स्टूडेंट्स को जो बाहर फंसे हुए हों उनको मुसीबत में डालने का काम कर सकता है। मैं नहीं मानता कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर अगर ये आरोप लगाया जाता है कि साहब उन्होंने हमें फंसा दिया, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन जो सरीन साहब बात कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि जब देश पे संकट होता है या घर में आग लगी होती है, तो फिर जब हम आग बुझाते हैं तो आग बुझाने के बाद में जब हम पानी फेंक के आते हैं या फेंक रहे होते हैं तो उस समय हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। बाद में जमाना, इतिहास और विश्लेषण करने वाले बाद में उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि आग किसने लगाई, आग से क्या नुकसान
आग ठीक से है। हम बचे या नहीं बचे, आचार्य कितने जी, बचे, ये कितने प्रश्न और मैं बच सकते बीजेपी थे, के ये बाद प्रवक्ता की के बात सामने रखता हूं, क्योंकि आप दोनों उठा रहे हैं। लेकिन उससे तो पहले एक मेरा छोटा 10 सा सेकंड प्रश्न है मेरा। सुशांत जी, आप देखिए, गुरु प्रकाश जी, आपकी बातें गुरु मुझे प्रकाश जी इसलिए से बहुत मैं 10 अच्छी सेकंड लगती ले हैं रहा हूं। क्योंकि आप राष्ट्र हित में कई बार जो है वो पार्टी लाइन से भी अलग चले जाते हैं। एक से गुरु प्रकाश जी, आप 10 सेकंड मुझे आपने दे अच्छा, ठीक है, मैं पूरी कर लूंगा बोलिए। बात। मुझे यकीन है गुरु प्रकाश जी मेरी बात को मानेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय हम वहां से स्टूडेंट्स को निकाल के ला रहे हैं, तो ये कोई इवेंट थोड़ी है, ये कोई खुशी है कि हम तो मुसीबत से निकाल के ला रहे हैं और जो लोग बच गए हैं वो मुसीबत में हैं। तो सरकार को ये एक बहुत ही जिम्मेदारी से इस पर काम करना चाहिए और इसका इलेक्शन से कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन की समस्या भारत ने पैदा कर दी कोई ऐसा मान सकता है। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट फंसे हैं, रसिया जो अटैक कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछ के करता। मैं इन बातों को बिल्कुल हवा नहीं देना चाहता। मैं ईमानदारी से इस बात को ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह वहां से स्टूडेंट्स निकाल के लाए जा रहे हैं, उसका यदि राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश सरकार करती है और बीजेपी करती है, इसका मैं विरोध। आचार्य जी, मैं ये सवाल कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इवेंट बना दिया, ये पूछूंगा गुरु प्रकाश जी से। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा प्रश्न आपसे है। आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि भाई देश का मसला है, इसमें जो है वो देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, कोई पीएम ऐसा नहीं करेगा, पीएम से प्रश्न पर सवाल नहीं हो सकता इस पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कई लोग, सर मैं देख रहा हूं ट्विटर पर, या तो पुराने वीडियो डाल रहे हैं, जो छात्र आ गए उनके पुराने वीडियो, ये आंसू नहीं भूलेगा देश, ये सरकार को जवाब देना होगा, राहुल गांधी का ट्वीट, आप जो बोलते हैं वो लगता है देश हित में है, वो जो ट्विटर पर करते हैं वो लगता है प्योर पॉलिटिक्स है। ये डिफरेंस क्यों है सर फिर? देखिए, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी राय है। मैं कोई पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मुझे जो लग रहा है और मुझे ये बोलने की आजादी है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए भी मुझे ये बोलने की आजादी है। तो जब मुझे ये बोलने की आजादी है तो किसी को वो बोलने की आजादी भी है जो आप कह रहे हैं। अगर किसी को लगता है वो देश हित में नहीं है ना, तभी तो आप नहीं बोल रहे हैं। वो देश हित में होता तो आप भी बोल रहे होते। इसका मतलब वो जो कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं हो सकता, वो आप उनकी समीक्षा कर सकते हैं, आपको उनकी आलोचना करने का, समालोचना करने का पूर्ण अधिकार है। मगर मैं ऐसा मानता हूं, गुरु प्रकाश जी से मेरा सवाल ये है कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी या भारत की सरकार ने जो काम किया है विदेश में फंसे हुए छात्रों को लाने का, तो इसके दो पक्ष होंगे। एक इसका समर्थन करेगा, एक विरोध करेगा, एक आलोचना करेगा, समालोचना करेगा। लेकिन मेरा कहना ना मैं आलोचना से संबंध रख रहा हूं, मैं इस समय समीक्षा की बात ही नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरा इवेंट वाला प्रश्न है आपका। गुरु प्रकाश जी, आपने इवेंट बना दिया, सुशांत सलीम भी पूछ रहे हैं, ये जा के फूल देने की क्या जरूरत थी मंत्रियों को? आप ले आए, यही बहुत था। इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए सुशांत जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक दृष्टिकोण, अब होता क्या है कि जब भी इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो कांग्रेस समर्थित जो सोशल मीडिया इकोसिस्टम है या कांग्रेस को जो ट्विटर के हैंडल हैं और पाकिस्तान के जो ट्विटर के हैंडल हैं, वो एक प्रकार की बातें करते हैं और हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। 2014 के बाद सुशांत जी, हमने देखा है ऑपरेशन देवी शक्ति हो, 670 लोग, ऑपरेशन वंदे भारत हो, 88,000 फ्लाइटों को विपरीत परिस्थितियों में चला करके 71 लाख भारतवासियों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन हो, सर, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरु प्रकाश जी, तब फूल दिए थे आपने सबको। मैं आ रहा हूं सुशांत जी। देखिए, मैं आचार्य जी की बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर राष्ट्रहित का मुद्दा आता है, नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा आता है, नागरिकों की सेफ्टी का मुद्दा आता है, तो वो सर्वप्रथम है, वो सर्वोच्च है। लेकिन उत्साह के लिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वहां पे विपरीत परिस्थितियों का सामना करके आ रहे हैं। अगर उनका स्वागत करने के लिए भारत सरकार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति जाता है तो उससे उत्साहवर्धन होता है, उनके परिवार को बल मिलता है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उनका तर्क ये है कि छात्र बहुत विपरीत परिस्थितियों से निकल कर आ रहे हैं, थोड़ी मानसिक मनोदशा जो है वो विपरीत परिस्थिति की है, उसको ठीक करने के लिए फूल दिए जा रहे हैं या मंत्री स्वागत करने जा रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। गुरु प्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने एक तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स और कांग्रेस की सोशल साइट्स को पाकिस्तान से जोड़ने का उदाहरण दिया। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आप किसी विपक्षी पार्टी को, जिस पार्टी ने देश में 60 साल शासन किया है, उसको पाकिस्तान से जोड़ने की हिमाकत क्यों करते हैं? आप उसकी इस साजिश का हिस्सा मत बनिएगा। देश ने 2014 में आपको सत्ता दी, देश आप चला रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि देश के ऊपर जो संकट आएगा उसको पहले फेस आप करेंगे, बाकी सब हम करेंगे। दूसरी बात ये,
हमारे देश का कोई भी स्टूडेंट इतना कमजोर नहीं था कि उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको फूल दे रहे हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर हैं और वो आकर के फूल दे रहे हैं, फूल देने के साथ साथ जो बोल रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, उनकी किसी भी भावना से, किसी भी भाव भंगिमा से ऐसा संदेश नहीं जा रहा कि वो उस छात्रों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा संदेश जा रहा है कि इसका एक एंगल सर सुशांत सरीन से ले लेते हैं। आप लोग दोनों नेता हो मैं गए। जवाब दे देता हूं। एक मिनट गुरुप्रसाद जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सुशांत सरीन के पास जाऊं उससे पहले आचार्य जी एक बात बताइए। जब ये सुनते हैं कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो 6 घंटे के लिए चलता युद्ध रुकवा दे अपने नागरिकों को निकालने के लिए, तो आपको उस प्रधानमंत्री पे गर्व होता है क्या? नहीं, हम अगर वो युद्ध रुकवाएं, देखिए पहली बात, मैं ये नहीं मानता कि पुतिन प्रधानमंत्री जी के कहने से युद्ध रोक देंगे। मैं ये नहीं मानता कि पुतिन प्रधानमंत्री के कहने पे चलते हैं। मैं ये नहीं मानता कि अगर प्रधानमंत्री जी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री तो चाहते होंगे कि यूक्रेन पे हमला बंद हो, लेकिन पुतिन किसी के कहने में नहीं है ना। वो जो बाइडेन ने भारतीयों के लिए प्रेम दिखा के खुद से रोक दिया। लिसन, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का हम वैसे ही सम्मान करते हैं। वो बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन छात्रों को वापस और उन तमाम लोगों को वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। युद्ध स्तर पे हमारी डिबेट में आते हैं, मेरा दिल धक धक करता है। आप कितने दिन और कांग्रेस में रहेंगे? ऐसी ऐसी बातें बोल के जाते हैं, पीएम को आप सशक्त प्रधानमंत्री और ऐसी ऐसी बात बोल के जा रहे हैं। सुशांत सरीन जी, ये बताइए, जो गुरु परब जी का तर्क है कि छात्रों का मनोबल टूटा हुआ होगा इसलिए फूल दे दे के उनको थोड़ा पंप कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता यार, आई थिंक उनका मनोबल तो तभी बन गया होगा जब वो उस फ्लाइट पे बैठ गए होंगे जो उनको घर लेके आ रहा था। और मेरे को तो लगता है कि मंत्रियों को और बहुत इंपॉर्टेंट काम है बनस्बत इसके के जो छात्र आ रहे हैं, तो यार वो अपने घर पहुंच गए अब, और उससे ज्यादा आप क्या कर सकते थे? अब ये तो मेरे नजर में तो कंप्लीटली अननेसेसरी था। लेकिन और मेरे लिए जो सबसे और ये आचार्य जी की बात ठीक है, पुतिन अपना जो युद्ध है वो मोदी जी के कहने पे रोकेंगे नहीं, लेकिन जो वो विंडो क्रिएट की, देखिए नहीं एक मिनट आचार्य जी, जो वो विंडो क्रिएट हुई खार्किव में, जब वो बिल्कुल आक्रमण के लिए तैयार थे, वो धावा बोलने वाले थे शहर के ऊपर, उसके ऊपर कब्जा करने वाले थे, और तभी आप देखेंगे कि किसी और देश के दूतावास ने ये एडवाइजरी तब नहीं इशू किया था कि भाई आपके पास 6 घंटे हैं, इसमें आप निकलिए और यहाँ 3 जगह पे आप जा सकते हैं। किसी और देश के दूतावास ने ये नहीं कहा था कि आप रूस की तरफ चले जाएं, आप वहां से आपको इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये भारत का शायद आग्रह था, ये एक्चुअल सच्चाई क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर आग्रह तो किया होगा कि कोई एक विंडो क्रिएट कर दीजिए ताकि ये बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं ये निकल सके, उस क्षेत्र से निकल सके एटलीस्ट, ताकि इनकी जानो माल को कोई खतरा ना हो। तो ये तो मैं तो इसको उपलब्धि मानता हूं, बिकॉज मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कोई भी देश इस तरीके का काम करेगा, जब ऐसे टाइम पर जब वो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग एन असॉल्ट है, जो फाइनल असॉल्ट है शहर के ऊपर, और वो अभी चल रहा है। अभी भी कुछ बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं जो ऐसे क्षेत्रों में थे जहां से शायद नहीं निकल पाए, लेकिन बल्क जो था खार्किव शहर में, और मैं सिर्फ खार्किव की अभी बात कर रहा हूं, वो निकल पाए जब वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसमें भी देखिए बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन गए थे वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, बिकॉज वहां पर यूक्रेनी अथॉरिटीज जो हैं वो शायद अपने नागरिकों को और गोरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही थी। अब उस रंग भेद का तो हम शायद कुछ नहीं कर सकते, उसका क्या करें। ठीक है गुरुप्रभ जी, क्या गुरुप्रकाश जी माफ कीजिएगा, क्या भारत सरकार के कहने पर वो विंडो क्रिएट हुआ? नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की इसलिए वो विंडो क्रिएट हुआ छात्रों को निकालने का? देखिए सुशांत जी, लगातार वो चाहे प्रधानमंत्री जी हो या हमारे विदेश मंत्री जी हो, हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, वो लगातार सिर्फ पुतिन जी से ही नहीं, वहां बॉर्डर के जितने भी देश हैं, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सबके राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। लेकिन आचार्य जी की एक बात का मैं उत्तर देना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। आचार्य जी कह रहे थे कि कांग्रेस और पाकिस्तान के विषय पे हम लोग क्यों ये समानांतर बताते हैं। अब देखिए, जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक होता है तो पाकिस्तान की जुबान कांग्रेस पार्टी बोलती है। पाकिस्तान में पूर्व कांग्रेस के जो विदेश मंत्री रहे हैं, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये लोग वहां जाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, आचार्य जी आपको स्वीकार करना होगा
कि आपके पार्टी में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पाकिस्तान की धरती पर जाते हैं और भारत के 130 करोड़ लोगों के विवेक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये बहुत ही गलत है, निहायत ही गलत है। जहां तक प्रिपरेशन की बात है, सुशांत जी, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा है कि लगातार फॉरेन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत सही बात कही थी। आज जब कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई, राहुल गांधी ट्वीट तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि वो कंसल्टेटिव कमेटी से निकल करके प्रेस के लोगों से बातचीत करते, बताते कि एस जयशंकर जी ने क्या ब्रीफिंग दी है, कितने लोग बाहर आ गए हैं, सरकार की रणनीति क्या है। आप ट्विटर पे ट्रेंड कराना चाहते हैं, आप नकारात्मक वातावरण बनाना चाहते हैं। ठीक है आचार्य जी, इसका जवाब दीजिए। अगर विपक्ष कंस्ट्रक्टिव है तो जब राहुल गांधी निकले, जो उस मीटिंग में काफी देर तक मोबाइल पर भी दिख रहे थे, अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई जरूरी मैसेज आया हो, उसको नकार नहीं सकते आप, लेकिन जब बाहर निकले तो एक कम से कम पत्रकारों से बात करके बताते कि क्या अंदर पता चला, संतुष्ट है कि नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे एक शिकायत है और इनके तमाम प्रवक्ताओं से कि ये दो तरह की बात करते हैं। पहली बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी गंभीर हो जाएं, राहुल गांधी जी कोई अच्छा सा सुझाव दें तो हम उसे मानेंगे। अरे भी राहुल गांधी जी ने तो कोरोना में राहुल गांधी जी ने चाइना का इशू उठाया, राहुल गांधी जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया, आप मानते नहीं। राहुल गांधी जो बात करते हैं आप उसको नॉन सीरियस सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, एक सवाल है मेरा, कोई ऐसा बयान देते हैं जो देश के खिलाफ जाता हो या पाकिस्तान को मैच करता हो, उसको तो आप कांग्रेस का बयान मान लेते। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भाई देश का प्रधानमंत्री देश का, मैं तो प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताइएगा, हमारे देश के अंदर अगर किसी राज्य में कुछ प्रॉब्लम होती है और दूसरे राज्य के कुछ लोग वहां फंस जाते हैं तो वो राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। जैसे कोरोना काल के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री का दायित्व था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व था कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को वापस बुलाया जाए। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। आपकी सरकार है, अब हमारे हाथ में तो कोई पावर है नहीं। हम यूक्रेन से कैसे बात कर सकते हैं, हम रशिया से कैसे बात कर सकते हैं? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता था। लेकिन आपने इस तमाम बातों को, इन तमाम बातों को श्रेय लेने की कोशिश की है। आचार्य जी, लोग ये कह रहे हैं कि आप रूस और यूक्रेन से बात नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी जो एक छात्र की मृत्यु हो गई उसके पिता से तो बात कर लेते, उसके माताजी से तो बात कर लेते, वो तो आपके हाथ में था। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि जिस छात्र की मृत्यु हुई है उसके पिता से उनकी बात हुई है ना हुई है। मैं तो रूरल एरिया में, ईस्टर्न यूपी में प्रचार कर रहा हूं, आपके शो से जुड़ गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बात अगर नहीं की होगी तो कर लेंगे। बहुत से ऐसी जगह हैं कि ऐसे हादसे हुए, राहुल जी गए, राहुल जी ने बात की, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम में सब बात कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी है, मैं उसको बार बार दोहरा रहा हूं कि ये देश की सरकार का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश के किसी भी नागरिक को जो वहां फंस रहा है उसको सुरक्षित वापस लाए। इसके लिए आपको अमेरिका से बात करनी पड़े, इसके लिए आपको रशिया से बात करनी पड़े, इसके लिए आपको यूक्रेन से बात करनी पड़े, आपको करनी पड़ेगी। ये आपका दायित्व है, इसको आप इधर उधर मत करिएगा। और जो स्टूडेंट्स वहां से आ रहे हैं इसका श्रेय लेने की कोशिश मत करिए। पहले कि मैं डिबेट नंबर 2 पर जाऊं, आचार्य प्रमोद कृष्णम संतुष्ट हैं अभी तक सरकार ने जो इवैक्यूएशन का काम किया है? देखिए, मनुष्य मेरे संतुष्ट होने से सुशांत काम नहीं चलेगा, देश संतुष्ट होना चाहिए। सर आप हैं कि आप भी देश का हिस्सा है ना सर, आप बता दीजिए आप संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और इस देश की सरकार से, गुरु प्रकाश जी की सरकार से मांग करता हूं कि एक एक बच्चे की जान बहुत कीमती है। एक एक बच्चा अपने परिवार के लिए पूरा संसार है, उसको बचाया जाए। और उसको बचाने के बाद में ये जो श्रेय लेने का सिस्टम है, ये चुनाव के बाद कर लेना। इसमें ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, देश की जनता को ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसर ढूंढने के बहुत से अवसर आएंगे, लेकिन ये आपदा राष्ट्रीय आपदा है, इसमें अवसर ढूंढने का प्रयास ना करें, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल पॉलिटिशियंस के ऊपर जनता के विश्वास का है। अगर जनता के अंदर ये मैसेज चला गया कि ये नेता इस आफत में भी अपनी राजनीति तलाश कर रहे हैं, तो ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खराब होगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरी रिक्वेस्ट छोटे में गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट नंबर 2 पे जाऊंगा। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, काफी लंबा आचार्य जी ने बोला है और हमने ध्यानपूर्वक सुना भी है, बट ये आपस में परस्पर विरोधी बातें हैं। राहुल गांधी जी की बातों को आप लोग संवेदनशीलता से नहीं लेते और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। राहुल गांधी जी की बातों को G23 संवेदनशीलता के साथ नहीं लेता, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। इसलिए प्रश्न ये नहीं है। और आपदा के समय आचार्य जी आपको भी पता है कि वैक्सीन को लेकर के भ्रम किसने फैलाया? राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के लोग
लोगों ने। वैक्सीन नेशनलिज्म का आरोप किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने। वैक्सीन में गौ माता को जोड़ करके किसने देखा? तो कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए जो वैक्सीन 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बनती है, वो भारत में आने में 100 साल लग जाते हैं। हेपेटाइटिस, पोलियो का आने में 30 साल लग जाता है। इसीलिए राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को कोरोना आपदा जो आया था, महामारी आया था, उसमें भी आप लोगों ने राजनीति किया, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। शुद्ध रूप से आज की कंसल्टेटिव कमिटी की मीटिंग के बाद ये सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी सर, मैं माफी चाहूंगा, डिबेट नंबर 1 में मेरे पास इतना ही वक्त था। आप दोनों जो हैं वो अपने अपने हिस्से की राजनीति अभी ना करें तो बेहतर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो छात्रों को तेजी से लाया जा रहा है वो जारी रहे। और हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि भारत के तिरंगे की शान ये है कि वहां छात्र जो है वो तिरंगा दिखाते ही सुरक्षित हो रहे थे। भारत की शान ये है कि वहां युद्ध के बीच भी एक माहौल बनाया जाता है कि भारतीय छात्र वहां से निकल जाएं। ये देश के लिए गर्व की बात है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अब डिबेट नंबर 2। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। छठे चरण के मतदान में अब आधे घंटे का समय बचा है। यूपी चुनाव का फाइनल राउंड बाबा विश्वनाथ की नगरी में होना है, यानी 7वें चरण से पहले वाराणसी सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। ममता बनर्जी ने आज अखिलेश यादव के समर्थन में वाराणसी में रैली की। ममता बनर्जी ने खुद को लड़ाकू बताया, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कल ममता बनर्जी जब वाराणसी पहुंची थी तो उन्हें वैसे विरोध का सामना करना पड़ा जैसा अक्सर बंगाल में दूसरी पार्टियों को करना पड़ता है। यह कल की तस्वीर है। ममता बनर्जी घाट पर बैठी रहीं, आरती सुनने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनको लोगों के विरोध के नारे सुनने पड़े। उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे, उन्हें ममता गो बैक का नारा सुनना पड़ा, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और ममता बनर्जी के सामने लोगों ने जानबूझकर जय श्री राम का नारा भी लगाया, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो जय श्री राम का नारा सुनकर भड़क जाती हैं। वाराणसी में ममता बनर्जी को काले झंडे जब दिखाए गए तो ममता बनर्जी सड़क पर खड़ी रही चुपचाप। काशी की जनता ने ममता को बंगाल की याद दिलाई, तो आज ममता बनर्जी ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है। थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया। राजनीति को चलबसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं मैं वापस नहीं जाऊंगी और बीजेपी को बाहर निकालेंगे लोग। ममता बनर्जी आज वाराणसी में हैं, तो कल से पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल से वाराणसी के दौरे पर हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे। ममता बनर्जी आज वाराणसी में अखिलेश के लिए वोट मांग रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के दौरान यूपी वालों को गुंडा कहा। क्या यही वजह है कि ममता को विरोध का सामना करना पड़ रहा है? क्या यह विरोध अखिलेश यादव को भी ट्रांसफर होगा, समाजवादी पार्टी को भी ट्रांसफर होगा और ममता का साथ अखिलेश के लिए भारी पड़ जाएगा? आज डिबेट नंबर 2 में प्रश्न, यूपी में ममता की एंट्री से अखिलेश को नुकसान होगा क्या? मोदी से पहले ममता क्यों घूम रही है काशी की गली? सरकार किसकी वाराणसी में फाइनल राउंड में? आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता और शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल सक्सेना जी, क्या ममता बनर्जी को जो ये विरोध वाराणसी में देखना पड़ा है, जो बंगाल में हुआ, उसकी याद जो लोगों के जहन में है, क्या वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगी पूर्वांचल में? देखिए सुधांशु जी, ये जो बीजेपी के लोग हैं वो इस तरीके की कार्यक्रम क्रिया करते रहते हैं, तो ये कोई नया नहीं है। परंतु जिस तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है, घबराहट और जो डर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ममता जी को वहां सुनने को मिला बीजेपी के लोगों से, तो इससे तो स्पष्ट हो गया है कि, और वैसे भी आप देखिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी जो है 5वें चरण के चुनाव के बाद ही पार कर चुकी है, जिसको आपको 10 मार्च को देखने को भी लगेगा। क्योंकि जितने भी इस तरीके के
सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं। आप देखिए ये लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में आजादी होती जाने की, परंतु इस तरीके के नारे लगा करके किसी को गो बैक कह देने के लिए केवल इनकी छटपटाहट दिखाता है, डर दिखाता है, घबराहट दिखाता है। तो इससे जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नहीं, पर ये सर आपका एनालिसिस है कि ये डर है। हो सकता है ये लोगों का सेंटिमेंट हो, उनको ममता बनर्जी को वहां नहीं देखना है उस बनारस में जहां पर हिंदू बड़ी संख्या में, और उनको लगता है बंगाल में हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। हो सकता है वो वोटर आपके साथ न जाए ममता बनर्जी की तस्वीर देखकर, उनका चेहरा देखकर। देखिए बीजेपी के जो लोग हैं सुधांशु जी, ये समझना पड़ेगा आपको, बीजेपी के लोग हैं ना तो किसान को देखना चाहते हैं, ना जितने बेरोजगार हमारे उत्तर प्रदेश में ना उन बेरोजगार लोग हैं उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि उन पर लाठी बरसाने का काम करते हैं। बेसिकली बीजेपी जो है केवल जो उत्तर प्रदेश में केवल चंद पूंजीपतियों के जो लोग काम करते हैं उनको देखना चाहते हैं। ये जो कानून लाए या जो जिन भी लोगों के लिए काम किया, चंद लोगों के लिए करने का काम किया। तो बीजेपी केवल उन्हीं लोगों के लिए राजनीति करने का काम करती है, उन्हीं लोगों के लिए फायदा पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि विकास की कोई बात करती नहीं है। क्योंकि यदि विकास की बात बीजेपी से पूछते हैं, कहाँ हुआ है? आलोक अवस्थी जी, आपके इनके हिसाब से आप डर गए इसलिए ममता बनर्जी को रोका, आप किसी को देखना पसंद नहीं करते इसलिए ममता बनर्जी को रोका। ये वाराणसी का सेंटिमेंट नहीं है, ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, ममता बनर्जी भी कह रही हैं बीजेपी के लोग जो दिमाग से खाली हैं उन्होंने मेरा विरोध किया। देखिए मेरा इसको आज विरोध करेगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश वालों को गुंडा कहा था। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बुरा लगना स्वाभाविक है, अखिलेश यादव को बुरा नहीं लगता क्योंकि गुंडों की पार्टी है, गुंडों और दंगाई उनके सदस्य हैं, उनकी पार्टी के कैंडिडेट है। उनके चुनाव में जो उन्होंने टिकट दिए है वो टिकट दिए है और टिकट दिए बलियाब किया है, तो बुरा नहीं लगता होगा, अजीत सक्सेना जी को बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बुरा लगता है कि कोई उनको कहे कि गुंडा है। उत्तर प्रदेश वाले गुंडे नहीं है। उत्तर प्रदेश की वजह से आज तमाम देश के तमाम प्रदेशों के उद्योग चल रहे हैं, चाहे पंजाब में हो चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो। आज उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर जाकर के बिजनेस में अपना योगदान बराबर से दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी जब केरल चले जाते हैं तो केरल जाकर के वो कम दिमाग का बोलते हैं यूपी वालों को। सर मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से बात की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से जो छात्र लौटे हैं उनसे बातचीत की है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि मोदी सरकार के कई मंत्री उन छात्रों को लाने गए थे, कई नेता और मंत्री जो हैं वो विमान में गए और उनको स्वागत किया, उनसे मिले। अब आज तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन छात्रों से जो मुलाकात की है उसकी तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी इन छात्रों से मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई, उनसे चर्चा की, वहां क्या स्थिति है नहीं है, कैसी सुविधाएं मिली जब उन्हें रेस्क्यू किया गया, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ऐसे तमाम प्रश्न जो है नरेंद्र मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछे हैं। छात्र बेहद खुश नजर आए पीएम मोदी से मिलने के बाद। ये आज की तस्वीर है, पीएम के साथ फोटो खिंचवाने की ललक भी दिखी और पीएम जो है वो छात्रों से मिलते भी नजर आए। वाराणसी में यह बातचीत हुई है छात्रों से, यह भी बताया जा रहा है। वाराणसी के भी छात्र थे जिन्होंने पीएम मोदी से बात की है और यूक्रेन से जो छात्र लौटे थे उन्होंने भी बातचीत की है। ये तस्वीरें उस मुलाकात की, पीएम नरेंद्र मोदी से छात्रों की मुलाकात, जो वाराणसी के छात्र हैं और यूक्रेन से लौटे छात्र भी हैं। पीएम ने उनसे बातचीत की है। आलोक अवस्थी जी, अब अपनी बात कहिए और यह बताइए कि अब इन तस्वीरों के भी मायने निकाले जाएंगे कि क्या इसका भी चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने देश का गौरव बढ़ाया है और आपने लगातार देखा होगा कि आपातकाल के समय पे जब जिस तरह का युद्ध काल होता है, जैसे कि अभी यूक्रेन में चल रहा है या इससे पहले यमन में चला या इससे पहले अफगानिस्तान में चला, कई जगहों पे भारत के प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ करके अपनी बेहतर विदेश नीति के कारण, अपने बेहतर संबंधों के कारण तमाम देश को अच्छे से जो है रखा है और वहां से लगातार उन्होंने विदेशी लोगों को भी निकाल के लाए। आपको याद होगा यमन में समय
सऊदी अरब से बात करके युद्ध रुकवाया था, तो उस समय जो है उन्होंने विदेशी नागरिकों को निकाला था, यहाँ तक कि अमेरिकन नागरिकों को भी निकाल करके लेकर के आए थे। तो ये देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी की तरह ही संभव है। अब जिसको निंदा करना है वो निंदा करता रहेगा। मोदी जी को 365 लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने उसको गहना बना के पहना है। और आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर मोदी जी एक गरीबों के नेता है और वो जानते हैं कि गरीब का दुख दर्द क्या होता है। तो गरीब कल्याण की जो योजनाएं उन्होंने देखी है, करी है, बच्चों को की पढ़ाई का ध्यान दिया है, बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले, बच्चों को उसके बाद स्कूटी देने की बात करिए, बच्चों के शादियों में हम लड़की शादी में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, गरीब महिलाओं को घर दिया है, गैस दिया है, यहाँ तक कि उनको 6,000 रुपया जो है अपने किसानों को भी दिया है। ठीक है अतुल सक्सेना जी, 2 प्रश्न हो गए आपके लिए। एक, ममता बनर्जी यूपी वालों को गुंडा कहती हैं, आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आपकी पार्टी गुंडों की पार्टी है? और दूसरा, किया प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों में आपको कोई पॉलिटिक्स भी दिख रही है? देखिए सुशांत सिन्हा साहब, मैं आपको बताया देना चाहता हूँ, जो अवस्थी जी है झूठों की पार्टी के झूठे प्रवक्ता हैं। तो भारतीय झूठ पार्टी जो है इनकी, जिस तरीके से इन्होंने ये कहा, अभी पीछे ममता बनर्जी की भी बात करी कि गुंडों की पार्टी की बात करी, तो गुंडों सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में है आप उठा के लिस्ट निकाल लीजिए। इनके ऐसे ऐसे गुंडे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड के गुंडे हैं जिन्होंने इन्हें टिकट देने का काम किया, और उन गुंडों को ये खुला छोड़ देते हैं। धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता है जाकर के, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे यदि मैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरा आप ये देखिए जिस तरीके से कारोबार की इन्होंने बात करी, तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने यूपी बिहार वालों के लिए गुंडा कहा था, ये तो आपको याद होगा ना सर, उससे आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, आप देखिए ऐसा है कि यूपी बिहार का जो व्यक्ति है वो बड़ा स्वाभिमानी होता है और अपने दम घर पे अपनी लड़ाई लड़ता है। ये जो मोदी जी और जो अमित शाह हैं, ये आकर के यदि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह भ्रमित करने का काम करेंगे तो इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में इनका खदेड़ा हुआ अतुल जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी ने गुंडा कहा था कि नहीं यूपी बिहार वालों को? नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि देखिए किस चीज में, किस परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें कही जाती है। अब देखिए यदि ममता यदि कल बनारस में गई और वहां जाकर के यदि उत्तर प्रदेश का आदमी उन्हें गो बैक के नारे लगाता है, तो क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का भाजपा के लोग गुंडा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ममता नहीं, एक मिनट, लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना और ममता गो बैक कहना गुंडा ही है? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं कि उसका परिप्रेक्ष्य देखिए, वो बीजेपी के लोगों को गुंडा कह सकती हैं, ये क्या बात हुई सर? नहीं सुशांत जी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी के लोगों को। देखिए, जो गुंडाई करेगा उसे गुंडा कहा जाएगा। अब यदि बीजेपी के लोग गुंडाई करने का काम करेंगे तो उन्हें गुंडा, तो मतलब ममता बनर्जी ने ठीक किया यूपी वालों को गुंडा कह के ना? फिर अगर गुंडाई किया है तो गुंडा सुनना पड़ेगा, आप कह रहे हैं इसका मतलब। शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु गुप्ता जी, ममता बनर्जी वाराणसी घूम रही हैं, विरोध झेल रही हैं, क्या ये विरोध वाराणसी का विरोध है, बीजेपी का विरोध है, क्या तस्वीर है वहां की? सुशांत भाई नमस्कार। मैं कल ही कलकत्ता में था। मेरी जो किताब है योगी आदित्यनाथ की, उसको मैंने कलकत्ता में लॉन्च करा और देखा कि ममता बनर्जी अपना स्टेट छोड़ के, जहाँ पे बहुत बुरा हाल था, हर टैक्सी वाला। आप बड़े डेयरिंग आदमी हैं, कलकत्ता में योगी आदित्यनाथ की किताब लॉन्च करे आए। मुझे लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि जब तक, अब आपको बता रहा हूँ, जब तक किताब का इवेंट ना हो जाए तब तक ट्वीट मत करिए, और जब आप कलकत्ता छोड़े तभी ट्वीट करिए। बताइए। हाँ, तो देखिए, ये इस बात का डर है कि वो यहाँ पे आ रही हैं। जब हम कलकत्ता में जय श्री राम बोलते थे तब उन्हें बुरा लगता था, वो लोगों को चार्ज लगा देती थी। तो बस एक विरोध कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, डेमोक्रेसी में गो बैक का नारा लगाना, काले झंडे दिखाना, कोई गुंडे नहीं है। ये तो एक बड़ा हाँ, जैसे कलकत्ता में जाके पत्थर फेंके जाते हैं गाड़ियों पर, वो गुंडा कर दिया। मुझे याद है नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर फेंके गए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, तो वो गुंडा कर दिया। मेरे ख्याल से गो बैक के नारे लगाना, और वो अपना स्टेट देखें, यहाँ पे कौन उनको सुनेगा, कौन उनको देखने आएगा? नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि अगर कोई गुंडाई करेगा तो उसको गुंडा कहा जाएगा। देखिए सुशांत भाई, यूपी की एक इमेज बनाई गई है पिछले 20-30 साल से, जहाँ यूपी का भैया बोलने पे माना जाता है कि वो गुंडा है, वो ऐसे प्रदेश से आया जो अशिक्षित है। ये मैं यूपी वाला हूँ और हमने ये झेला है। जब मैं मुंबई जाता था, जब मैं बैंगलोर जाता था, तो ये एक ट्रॉमा रहता था कि यार आप तो यूपी से आए हैं, क्योंकि यूपी का हाल ऐसा था। यूपी अगर किसी को इंस्पायर करता था तो केवल बॉलीवुड की गैंगस्टर मूवीज को, लेकिन आज का यूपी अलग यूपी है। आज की यूपी में फिल्म सिटी की बात होती है, आज की यूपी में फिल्म सिटी की बात होती है, आज की यूपी में जीएसडीपी की बात होती है, आज की यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, घरों की बात होती है। शांतनु भाई, आज का जो यूपी है,
जब वो बदला हुआ है और ममता बनर्जी का वो गुंडा वाला बयान याद आए या उनको जय श्री राम सुनकर दिक्कत होती है ये याद आए, तो क्या इसका नुकसान होगा और क्या ये नुकसान अखिलेश यादव को ट्रांसफर होगा? तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव को अगर मैं एडवाइस भी करता तो ममता बनर्जी को यूपी में कोई नहीं पसंद होता है, तो उनको यहाँ पे आना, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में बोला है, जय श्री राम के अगेंस्ट में बोला है, उत्तर प्रदेश वालों को बाहरी बोला है, तो वो सब बोलने के बाद में तो आलोक अवस्थी जी, ये तो आपके फायदे की बात है, ममता बनर्जी आई, आपको फायदा होना चाहिए। फिर कई लोगों को ठीक लगता है कि भाई जो उन्होंने बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी के राज में क्या हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी का ये लोकतांत्रिक विरोध, कोई उन पर पत्थर नहीं चले, कोई उनको गाली नहीं दी गई, उनके सामने काले झंडे दिखाए गए जो लोकतंत्र में होता है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ, लेकिन वोटर को क्या लगता है ये 10 मार्च को पता चल जाए।